हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज अभिलाषा क्लासेस आपके लिए लाए हैं नीट PYQs 2024 नीट सीरीज का पहला बॉटनी का वीडियो। तो आज हम बॉटनी के सवाल जो है 2024 में जो आए थे सारे 50 सवाल आज हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि कहाँ से आए थे, और आप सभी को पता है ये सब NCERT से ही आते हैं, कुछ डायग्राम बेस्ड भी होते हैं। तो आज हम उनको तरीका और हम साथ ही साथ उसको शॉर्ट में अगर या मैचिंग जैसे सवाल आते हैं तो उसमें कैसे हम लोग जो है सेकंड्स में कुछ आंसर कर लें। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बायो में मैक्सिमम जल्दी से सारे सवाल करके जल्दी टाइम बचाना, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो टाइम दिया जा सके। क्योंकि अगर सिलेक्शन रुकेगा तो फिजिक्स से ही रुकेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है कि लेसिथिन, अ स्मॉल molecular weight organic compound found in living tissue, is an example of। लेसिथिन की बात कर रहा है। लेसिथिन की क्या चीज है? क्या वो अमीनो एसिड है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लिसराइड है या कार्बोहाइड्रेट है? तो लेसिथिन की अगर बात करेंगे तो इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्योंकि और ये कहां मिलेगा आपको? सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर की बनी हुई होती है। तो यहां पर इसी जो बाय लेयर की बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड, तो उसी का एग्जाम्पल क्या है? कंपाउंड का नाम क्या है? लेसिथिन। तो लेसिथिन किसका एग्जाम्पल है? फॉस्फोलिपिड का। अगर वो प्रोटीन होता तो हम कह सकते थे अमीनो एसिड का बना हुआ है, और कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फॉस्फोलिपिड है। तो लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो एक जो पहला सवाल बॉटनी में सेक्शन ए में, उसका आंसर जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन केल्विन साइकिल। देखिए अब केल्विन साइकिल की ये बात कर रहा है। केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होती हैं, सभी को पता है केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होती है। फर्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, जिसमें या से आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन दूसरा क्या होता है? रिडक्शन। और तीसरा होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन की होता है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर मैं बात करूं ATP कितना खर्चा होता है और NADPH का खर्चे की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में होता है 0-0 फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप की बात करूं तो 2 ATP लगते हैं और 2 NADPH खर्च होता है। और रीजनरेशन वाले में स्टेप की बात करूं, जब RUBP का रीजनरेशन होता है तब 1 ATP का खर्च होता है और 0 NADP। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो ये तीनों स्टेप होंगे, तो टोटल हमारे पास खर्चा कितना हो जाएगा? अगर ATP की बात करें तो टोटल कितना हो गया? 3। और अगर NADPH की बात करें तो 2। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ATP जो है कितने? 3 होने चाहिए। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। तो आंसर चला जाएगा आपका 4th। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है केल्विन साइकिल जो है वो याद होनी चाहिए। तो आप स्टेप वाइज निकाल के इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं HindII। तो ये जो है HindII जो है एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि हर एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खास बात ये होती है कि उसकी एक रिकॉग्निशन साइट होती है, या आप बोल सकते हो सीक्वेंस होता है, जिसको वो पहचानता है और वहां पर कट लगाता है। तो वही पूछ रहा है कि HindII ऑलवेज कट्स DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists of how many base pair। जो ये सीक्वेंस होती है ये बेस पेयर्स की बनी हुई होती है। तो बेस पेयर्स कितने का है जिसके ये नंबर, जो जिसको ये पहचान के काटता है? तो NCERT की लाइन है कि ये 6 बेस पेयर जो है ये पहचानता है और उनमें कट लगाता है। ठीक है, तो 6 बेस पेयर है, बिल्कुल NCERT की लाइन से उठका आया हुआ सवाल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पूछ लिया है। इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल्स। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है, जो लेबल्ड डायग्राम है उसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका आपका आउटर वॉल जो है वो थिन है और इनर वॉल जो है वो हाईली थिकन्ड है। ठीक है, तो यहां आप देख भी सकते हैं इन्होंने इसको थिक बना रखा है, थिक।
अगर मैं डी की बात करूं तो ये क्या है, स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर है। ठीक है, सी की बात करूं तो ये क्या है, गार्ड सेल है, और इसी की आउटर और इनर वॉल होती है, और इसी की इनर वॉल, इनर मतलब स्टोमेटा के जो पास है, तो वो वाली जो थिक है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो हो गया गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल। तो यहां पर हमें देखना है कि गार्ड सेल कौन सा है, सी। तो अब उस ऑप्शन को हमको देखना है और वहां पर जाके हमें टिक लगाना है, तो गार्ड सेल पे आप लगाएंगे सी। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सवाल करना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये जो है बायोमोलिक्यूल्स के एंजाइम वाले पोर्शन से आया हुआ है। द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज। अब देखिए एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, तो यही नॉन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं को फैक्टर। अब इस को फैक्टर में कुछ मेटल आयन भी होते हैं, कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ को एंजाइम भी होते हैं। तो यहां पर ये बात कर रहा है मेटल आयंस की, क्योंकि जिंक इज अ मेटल, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का जो है वो जिंक है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन, ये एग्जांपल दिया हुआ है मेटल आयन वाले ग्रुप में कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो जिंक होता है, किसमें, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में। ये बेसिकली क्या करता है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। तो आपका आंसर चला जाएगा आपका जिंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है ये आया है बायोटेक से। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। अब ये जो कैपेसिटी है ये बेसिकली टिश्यू कल्चर की बात में कर रहा है कि अगर कोई भी प्लांट बनाना है एक सिंगल सेल से, कोई भी एक प्लांट बनाना है सिंगल सेल से, तो उसे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये टिश्यू कल्चर में ऐसा होता है। जैसे आपने सुना होगा स्टेम सेल, तो ये जो एक सेल से बहुत सा पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेना या पूरा स्ट्रक्चर बना लेना, इसको हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। और माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होगा, माइक्रो प्रोपोगेशन जब ये टिश्यू कल्चर से हम लोग बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या अपना फंक्शन लूज करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर देता है और डिवीजन छोड़ देता है, उसे डिफरेंशिएशन। और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। तो स्टेम सेल जो होते हैं वो टोटीपोटेंट नेचर के होते हैं, यानी कि वो जो है कोई भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका आंसर जाएगा टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग, जो सबसे फेवरेट है नीट वालों का। तो मैचिंग में इसमें आपको मैच करना है कि ये सारे फंगस के नाम दिए हुए हैं, तो अलग अलग फंगस के नाम दिए हुए हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ये सवाल है। तो यहां पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऐसा कौन सा अगर हम लोग बेस्ट ऑप्शन निकाल सके जिसको उसको मैच करें तो वही बस हो ऑप्शन में। तो यहां पर हम लोग एक ट्रिक अपना सकते हैं कि ए अगर हम लोग देखें तो ए वाले का, ए वाले का ए राइजोपस है, और राइजोपस को आप सभी जानते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ए का तो क्या है, 3 है, ए का क्या है, 3 है। तो हमको अब 2 ऑप्शन मिल गए, मतलब ये और ये तो कट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अस्टिलागो। अस्टिलागो का कॉमन नेम है क्या, स्मट फंगस। तो हम सीधे सीधे मैच कर देंगे, तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, बी का क्या है, 2, बी का 2 है। तो अब 2, तो एक ही ऑप्शन बचा, फर्स्ट और थर्ड जो है वो 2 ऑप्शन बचे। तो उसमें से अब हमें सी पे बात आ गई, सी। तो पकीनिया को अगर देखेंगे तो उसको पता है कि हमें पता है रस्ट फंगस होता है, तो सी का जो हो जाएगा 4, तो सी का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कट। अल्टीमेटली कौन सा एक ऑप्शन निकल के आया, फर्स्ट। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट जो है वो सही है। तो इस तरीके से आपको करना है, आप यहां पर ये ट्रिक भी अपना सकते थे। अब अगर यहां पर अगर आप देखेंगे
कि सब कुछ ही अगर अलग कर दें, सीधे हम लोग फोकस करें सी पे, पकीनिया, हमें पता है इसका फोर्थ होगा, इसको बोलते हैं रस्ट फंगस या फिर अगैरकस मशरूम है। तो ऐसे ही पकीनिया अगर देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जो सी का 4 बता रहा है, तो हम इसको कुछ सेकेंड्स में ही कर सकते हैं। तो हमें ये ढूंढना पड़ता है कि किस तरीके से ये शॉर्ट में किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन CRY1AC। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि CRY1AC जो है बीटी कॉटन का जीन होता है। तो यहां पर ये तो स्टेटमेंट जो है वो हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis, यानी कि जिस बैक्टीरिया में ये टॉक्सिन होता है उसमें इनएक्टिव होता है, बिल्कुल सही बात है, तभी उसको हार्म नहीं करता। हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय इंसेक्ट, जब इंसेक्ट इसको खाएगा, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गढ़। ये बात सही लिखी है, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ी है, एसिडिक नहीं होता, यहां जो पीएच होता है वो एल्कलाइन पीएच होता है, तकरीबन 8.6 के आसपास। तो एल्कलाइन पीएच होता है, लेकिन यहां है एसिडिक पीएच, मतलब स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, गलत। तो अब हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें स्टेटमेंट 1 सही हो 2 गलत हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो यही चला जाएगा आंसर। तो इसी पे आप क्या लगा सकते हैं, गोला लगा सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी, देखिए सिर्फ एक पीएच का अंतर कर दिया, बुक में जो एक्चुअल में होता है कि एल्कलाइन पीएच में वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, बस चेंज कर दिया एसिडिक से और क्वेश्चन बना दिया। तो अगर आप जल्दी जल्दी में इसको रीड करोगे और आपकी ऑब्जर्वेशन अगर कीन नहीं होगी तो यहां पर आपको ये मिस्टेक कर दोगे कि एसिडिक पीएच, आप तो कहोगे पीएच है, पर यहां तो देखिए एसिडिक पीएच है, एल्कलाइन नहीं है। तो वहां पर आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से, तो आप वहां पर क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट वाला लगा सकते हैं, और वहां आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको एकदम ऑब्जर्वेशन, देखिए डॉक्टरी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, डायग्नोसिस करता है, फिर ट्रीट करता है। तो जब तक उसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर कट नहीं होगा तो वो कैसे अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो वैसे ही आपका भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आया हुआ सवाल। तो इसमें देखते हैं कि ये पूछ रहा है सिमेट्री के बेसिस पे कि भाई इन में से चारों में से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर अगर मैं बात करूं धतूरा की तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बिल्कुल सही बात है। केसिया, पाइसम और सिसबेनिया की बात करूं तो ये सारे क्या हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो बाकी के तीनों ऑप्शन क्या हो गए, जाइगोमॉर्फिक हो गए। तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, धतूरा। इट इज एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो इसको आप गोला लगाएंगे फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिक बना के या किसी भी तरीके से मॉर्फोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, चाहे वो पिक्चर्स के थ्रू आए, चाहे इस तरीके से आए, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड में आए, चाहे मैचिंग में आए, मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ, देखिए इकोलॉजी से आया हुआ सवाल, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटन्ड स्पीसीज are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called। देखिए अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब ये सवाल आया था बहुत लोगों ने इस सवाल को गलत किया। उन्होंने एक चीज मिस कर दी रीडिंग में कि टेकन आउट जब आप कंजर्वेशन, कोई भी स्पीसीज को कंजर्वेशन के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट से उठाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन जब आप उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से उठा के अपनी निगरानी में देखभाल करते हैं, और अगर उसी के हैबिटेट में आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसे आप बोलते हैं इन-सिटू। तो अब यहां पर हुआ क्या कि जब ये सवाल आया तो ऑप्शन में एक्स-सिटू मिला नहीं, ऑप्शन में एक्स-सिटू है नहीं, तो लोगों को पहला ऑप्शन क्या देखा, इन-सिटू। तो सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने गलती की वो क्या कर दिया, इन-सिटू कंजर्वेशन लगा दिया।
लेकिन अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो इन सिटू कंजर्वेशन तो बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स सिटू और इन सिटू मिला के अगर हम लोग बात करें तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन तो दोनों को इंक्लूड करता है। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ही इसका आंसर गया था और यहां पर सही आंसर भी इसका बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन ही है। तो नीट में अक्सर ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर ही वहां ऑप्शन में दिया हो। आपको उन चारों में से सबसे सही, कंपैरेटिवली सबसे सही कौन सा है वो अगर मिलेगा तो आपको वही लगाना है। तो यहां पर इन सिटू जो लोग लगाए होंगे तो वहां पर तो ये सरासर स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि इन सिटू तो स्पेसिफिक हो गया कि वही हैबिटेट में करवाना। लेकिन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में एक्स सिटू इन सिटू दोनों आ सकता है। तो वहां पर हम लोग जो आंसर गया था वो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, कंपैरेटिवली मोर एक्यूरेट। अगर देखा जाए तो इसमें एक ऑप्शन एक्स सिटू होना था जो सही आंसर होना था, लेकिन यहां पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी सही हो सकता है। तो ये थॉट प्रोसेस को चेक किया जाता है कि आपने कितना डीपली और कंसेप्चुअली पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपको ध्यान रखने हैं कि ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें आपको कंपैरेटिवली मोर एक्यूरेट जो है वो सही करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी के बाद देखते हैं कहां से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी ये सवाल आए आपने करना है कि आपने सबसे पहले करेक्ट इनकरेक्ट जो भी लिखा है उस पर गोला लगाना है, ताकि हमें नीचे पढ़ते पढ़ते स्टेटमेंट हम ये ना भूल जाएं कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है। इस चक्कर में भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो आपने सबसे काम करना है पहला कि करेक्ट पे गोला लगाना है और फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना है। द फ्लावर ऑफ वेलेस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। अब अगर आपको वेलेस्नेरिया के बारे में पता हो तो वेलेस्नेरिया एक वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है। और जब हम लोग एबायोटिक एजेंट की बात करते हैं जहां पर जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है वो एबायोटिक रहता है, तो वहां पर हम लोग कलरफुल फ्लावर की बात नहीं करते हैं, नेक्टर की बात नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के अट्रैक्टिव चीज की बात नहीं करते, क्योंकि नहीं होता है, उनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि वाटर को क्या इस चीजों से अट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं। तो यहां पर वेलेस्नेरिया को ये कह रहा है कि कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। अब ये तो मतलब करेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सा गलत है। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये बात बिल्कुल सही है। वाटर लिली जो है वो, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें साफ साफ बताया हुआ है कि वाटर लिली जो है वाटर प्लांट जरूर है, एक्वेटिक प्लांट जरूर है, लेकिन वो या तो विंड या इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ वाटर स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल सही बात है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग रहती है ताकि पोलन जो है वो वेट ना हो। पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल, ताकि अच्छे से तैर सके उसमें और मंजिल तक पहुंच सके। इन सम हाइड्रोफाइट द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, ठीक है, तो बिल्कुल पानी के बहाव के सहारे जो है वो इनसाइड ट्रेवल कर सके। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे यहां पर ये आंसर जो है बी सी डी ई होना चाहिए, तो बी सी डी ई इसका जाएगा फोर्थ, तो आपको फोर्थ में गोला लगाना। अब ये तो हो गया एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि जिससे बहुत ही समय लग गया, 1 से 2 मिनट इसी सवाल में लग गया। अब 1 से 2 मिनट अगर हम बायो के सवाल में देंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करेंगे? तो हमें करना है स्मार्ट वर्क, कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि पहला स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा वो क्या है? गलत। यानी कि ए तो कहीं किसी भी ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, जिस ऑप्शन में ए दिखा मतलब वो गलत है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन तो यहां कट जाएंगे, तो 2 ऑप्शन यूं कट गए। अब हम लोग बी की तरफ चलते हैं। बी में हमने देखा वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड वाटर, यानी कि बी तो सही है, यानी कि सही आंसर में बी तो रहेगा ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे हैं बी तो नहीं है, तो बी कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा? फोर्थ ऑप्शन बी सी डी ई ओनली। तो इस तरीके से हमें कितनी जल्दी हो गया? इस तरीके से 2 स्टेटमेंट पढ़ा, खटाखट हो गया। लेकिन अगर आप 5 स्टेटमेंट पढ़ते बैठेंगे तो आपका कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा? तो इसलिए स्मार्ट बनिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें 12th क्वेश्चन देखते हैं कहां से आया। बढ़िया, लैक ऑफ प्रॉन से।
द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लैक ओपेरॉन मॉलिक्यूलर बेसिस में। ठीक है, तो इसमें जेड जीन होती है लैक ओपेरॉन में, वाई जीन होती है और ए जीन होती है। जेड जीन कौन सा बनाती है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये क्या करता है लैक्टोज को तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। वाई जीन की बात करें तो ये कौन सा एंजाइम बनाता है परमिएज, जो क्या करता है इस लैक्टोज की परमेबिलिटी क्या करता है सेल के अंदर बढ़ाता है, परमेबिलिटी जो है वो बढ़ाता है। और तीसरा जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज एंजाइम जो है एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है। हालांकि यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर कौन सा एंजाइम करवाता है, तो हमें पता है परमिएज एंजाइम। अगर जीन पूछता तो भी हम लोग वाई जीन बता देते थे। अगर वो ग्लूकोज को गैलेक्टोज और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है ये पूछता तो भी हम लोग बीटा गैलेक्टोसाइडेज बता सकते थे। तो लैक ओपेरॉन से सवाल आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या चला जाएगा परमिएज। तो आप गोला किस में लगाएंगे, परमिएज में लगाएंगे। तो इस तरीके से लैक ओपेरॉन से ये सवाल आया हुआ था, काफी इजी सवाल, अगर आपको याद है तो बन जाएगा, नहीं भी हो तो परमेबिलिटी से परमिएज आप दिमाग लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मैचिंग, मैचिंग आया हुआ है ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। देखिए अब आपको मैच करना है ये ऑप्शन, तो यहां पर भी वही ट्रिक देखते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, यहां पर ब्यूटरिक एसिड, सैक्रोमेसिस सेरेविशी इथेनॉल, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम आपका हो गया साइक्लोस्पोरिन हो गया, और स्ट्रेप्टोकोकस से आपको क्या मिल जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज मिल जाएगा, एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, हम लोग डी को देखते हैं, डी में लगभग सारे अलग अलग मिल रहे हैं। तो डी का स्ट्रेप्टोकोकस बोल रहा है 2, यहां समझ में आ गया डी का है स्ट्रेप्टोकोकस 2 स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो यहां पर डी का 2, तो ये और ये तो यूं कट गए। ठीक है, और अगर हम लोग देखें ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम क्या बनाता है साइक्लोस्पोरिन मिलता है वहां से साइक्लोस्पोरिन, और ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। तो यहां पर अगर सी का होना चाहिए 4, तो एक ही ऑप्शन है जहां डी का 2 कर रहा है और सी का 4, ये देखिए, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। तो पूरा मैच करने की जरूरत नहीं है, आप बस कोई एक चीज उठाइए उसको लेके चलिए, पहले में नहीं मैच होता है 2 ऑप्शन कट जाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें हो जाएगा, नहीं तो अगले में तो हो ही जाएगा। चारों स्टेटमेंट मैच करने से बचेंगे तो सही, टाइम तो हमारा बचेगा। ठीक है, तो हमको टाइम बचा के चलना है, स्मार्टली काम करना है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ वर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dn by dt is equal to rn into k minus n upon k. From this equation k indicates, अब ये जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व अगर आप देखेंगे इकोलॉजी में तो वहां पर ये फॉर्मूला है। तो यहां पर अगर हम लोग सब चीज का देखेंगे किस चीज के बारे में बोला गया है, तो n जो है वो आपका क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, जो हमें पता लगानी है। और अगर आप आर बात करोगे तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ये इंट्रिंसिक रेट होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है, जो भी एक स्पीशीज की बोल सकते हैं कि पोटेंशियल है टू इंक्रीज इट्स नंबर टू रिप्रोड्यूस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। और के जो होता है वो होता है नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, नेचर की कोई भी स्पीशीज को झेलने की क्षमता या अफोर्ड करने की क्षमता, उसे हम बोलते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। तो यहां पर फर्स्ट बोल रहा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, तो वो तो पता है हमें आर है, लेकिन पूछा क्या है के। बायोटिक पोटेंशियल उसी का दूसरा नाम, कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल किसकी नेचर की, तो ये हो गया आपका सही आंसर। पॉपुलेशन डेंसिटी कब होता आंसर जब एन पूछा होता, इंट्रिंसिक रेट या बायोटिक पोटेंशियल कब होता जब आर का पूछा होता कि आर क्या रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट आया आपके ग्रोथ हार्मोन से। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सिन। अब देखिए इसको, अब ये पूछ रहा है ऑक्सिन जो है गार्डनर्स यूज करते हैं ताकि वीड फ्री लॉन, ठीक है, लॉन बना सकें जहां पर वीड ग्रो ना करे, वीड ना हो, यानी कि अनवांटेड प्लांट ना हो। बट ये ग्रास को कुछ नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा 2,4-D, इट इज अ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है, ऑक्सिन का बेस्ड हर्बिसाइड है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये जो है डाइकॉट वीड को किल करता है या प्रिवेंट करता है ग्रो करने के लिए। अब नाम है डाइकॉट, लेकिन ग्रास क्या है? मोनोकॉट। तो इसीलिए जो है ग्रास है मोनोकॉट, तो इसीलिए यहां पर जो है ग्रास को कुछ असर नहीं होता है। तो अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि क्या इसको रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट कह रहा है प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, इस चीज से तो कुछ लेना देना नहीं है। प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली, इससे भी लेना देना नहीं है। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो डज नॉट अफेक्ट मोनोकॉट प्लांट, तो यही जो है, क्योंकि ग्रास इज अ मोनोकॉट, तो ये एनसीईआरटी की लाइन से उठ के हुआ सवाल जो ऑक्सिन वाले सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अगर हर्बिसाइड का नाम भी पूछे तो 2,4-D है, और वो किसको अफेक्ट करता है? डाइकॉट वीड को। तो यहां पर इन्होंने क्या लिया? वीड फ्री लॉन्च लिख दिया, चालाकी। डाइकॉट नहीं लिखा, डाइकॉट लिखता तो फिर सभी कर लेते हैं। तो यहां पर वीड फ्री लॉन्च, लेकिन हमें पता है कि क्या है वो, डाइकॉट वीड है। और ग्रास क्यों नहीं अफेक्ट होता? क्योंकि ग्रास इज अ मोनोकॉट, इसलिए उसको कोई अफेक्ट नहीं होगा, मैच्योर मोनोकॉट प्लांट को वो अफेक्ट नहीं करता है। इस तरीके से आपको ये वाला सवाल, तो बारीकी, फोकस रहना है, फोकस से ही बनेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। अब यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, मेज का सीड दिया हुआ है, यहां पर पूछ रहा है कि इनमें से ए बी सी डी में से आपको यह पता लगाना है कि कौन से हिस्से से रूट होगा। अब यहां पर जो है लोग गलती करेंगे कि भाई अगर बात करें तो सबसे नीचे तो डी है, उसी से आपका रूट बनता होगा, नहीं, ये प्रोटेक्ट करता है रूट को, ठीक है। यहां पर सी की अगर बात करोगे, सी की अगर बात करोगे तो यही जो है आपका रेडिकल है, और रेडिकल से ही क्या बनता है? रूट बनता है। रेडिकल से ही क्या बनता है? रूट बनता है। अगर यहां पर सेम चीज पूछता तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? सी, यानी कि सी पे गोला लगेगा, सी पे आप सर्कल लगाएंगे और सी ही है जो इसका सही। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि डी जो है कोलेराइजा जो है वो सबसे नीचे, तो वो रूट नहीं बनाएगा, ठीक है, वो कवर करके रहेगा किसको? रेडिकल को, और रेडिकल ही क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। तो आंसर यहां पर आपका क्या चला जाएगा? सी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम बेस्ड सवाल आते ही आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम जो है वो अच्छी तरीके से, ठीक है, वो क्या करेगा? लेबलिंग हटा देगा, एबीसीडी कर दिया इसकी तरह, कई बार क्या करेगा? एबीसीडी कर दिया, अभी तो सिर्फ पूछा है ये, कई बार फंक्शन पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके से वो कर सकता है, तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आइए, ये आया है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। ये क्या बोल दिया? डेड टिश्यू। डेड टिश्यू तो हमें पता है स्क्लेरेनकाइमा होता है, तो यहां पर या तो स्क्लेरेनकाइमा लिखना था इज अ डेड टिश्यू तो सही होता, या तो इसको लिविंग लिख देते थे, लिविंग लिख देते थे तो सही होता था। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, स्टेटमेंट 1 इज गलत। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, हो सकता है ये भी गलत हो। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें लिखा हो कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो यहां पर हम देखेंगे स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स होना चाहिए, तो इसका आंसर चला जाएगा फोर्थ। तो आप क्या करेंगे? फोर्थ में गोला लगाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ वाला, ठीक है। तो आपको यही चीज करते हो। इससे पहले भी आपने देखा था एसिडिक की जगह, एल्कलाइन की जगह एसिडिक पीएच कर दिया।
लाइव टिश्यू की जगह डेड कर दिया। यही सवाल उसको फिर से देना हो तो क्या कर देगा, स्क्लेरेन्काइमा इज लाइव टिश्यू कर देगा। कुछ भी कर सकता है। तो आपको बारीकी से ये ट्रिक पहचानो। तो ये ट्रिक जब आपको पहचान में आ जाएगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब एनसीईआरटी रीड करेंगे कि भाई यहां से ऐसा सवाल बन सकता है। और जब आपको सवाल कैसा बनता है ये पता चल जाएगा तो आप तो जवाब लेके बैठे ही हो। एक बार सवाल पता चल गया तो जवाब तो आपके पास है ही सही, अगर आपने पढ़ा है तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 18th क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से अगला सवाल। दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो होता है उसमें मेजर रीजन क्या है, जो चीज जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल ज्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं। ठीक है, जब जब नीड बन जाती है ग्रिड में तो ये क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। को एक्सटिंक्शन, बिल्कुल जो भी म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं या म्यूचुअलिज्म में रहते हैं तो वहां पर म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, को एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ को एक्सटिंक्शन भी होता है, को एवोल्यूशन भी होता है, को एक्सटिंक्शन भी होता है। मतलब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज पे इतनी निर्भर है कि अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरी स्पीसीज भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो ये भी एक कारण है। म्यूटेशन, म्यूटेशन से तो हमें ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये भी है। जब आप लैंड को तोड़ देते हो अलग अलग पर्पस के लिए और उसके कारण क्या होता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है, तो वो भी आपका जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस करवा देता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन को एज सच हम लोग जो है वो नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन से बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होता। ठीक है, उसमें तो माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बायोडाइवर्सिटी तो उतनी ही है। ठीक, एरिया चेंज हो गया। तो यहां पर आपको जो है ए बी और जो आपका डी है वो सही है। तो आपको ऑप्शन देखना है ए बी एंड डी, जो कि है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा और उस पर आप गोला लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। एक दिमाग और लगा सकते हैं कि जैसे आपने देखा सी नहीं है, सी तो भाई गलत है, उसके लिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हम वो वाले ऑप्शन काट दें जो बच गए जिसमें सी है। खेल खत्म। अब हमें पता है कि ए तो सही है तो ए होगा। ठीक है, और बी भी होगा तो ए बी बच गया। फिर लास्ट में हम देख सकते हैं कि जहां पर माइग्रेशन जो है वो गलत है तो माइग्रेशन जहां होगा वो भी कट जाएगा। तो अपने आप आंसर क्या आ जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से फोर्थ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखने। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। फंगाई का क्लासिफिकेशन की बात आ गई है तो हमें ये देखना है कि जब फंगाई का क्लासिफिकेशन किया गया तो बेस जो है वो किसको नहीं बनाया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है अलग अलग माइसीलियम टाइप के मॉर्फोलॉजी पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हमने नहीं चुना। ठीक है, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन एक्सोजिनस, इस पे भी होता है फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कई बार मेमोरी बेस्ड सवाल भी आते हैं, फैक्ट बेस्ड सवाल भी आते हैं, इमेज बेस्ड सवाल आते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं, मैचिंग आता है, असर्शन आता है। तो ढंग से पढ़ोगे तभी इतनी टाइप ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई। देखिए फिर से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ये भी आया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जो नेक्स्ट सवाल है देखते हैं। अब इन्होंने फिर से इमेज बेस दे दिया, ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स दे दिए कि कौन सा टाइप का फ्लावर है। ठीक है, पोजीशन पे बेसिस के कि ओवरी की पोजीशन पे बेसिस पे। तो आपको अब जो दो एनसीईआरटी की फोटो दी है वो आपको पहचाननी है। अब इसमें भी काफी लोगों ने गलती की। ठीक है, ये दोनों जो है एक ही चीज की पिक्चर है, पेरीगाइनस फ्लावर। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जो है गाइनोशियम जो है एक सेम लेवल पे दिखेगा दोनों फोटो पे, बाकी चीजों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वहां पर आपका आंसर क्या चला जाएगा, पेरीगाइनस फ्लावर। तो ए भी जो है पेरीगाइनस है और बी भी पेरीगाइनस है, इसलिए जो आंसर है वो क्या चला जाएगा आपका, फोर्थ वाला चला जाएगा।
ठीक है, तो फोर्थ वाला आंसर चला जाएगा। तो 2 फोटो दी है तो जरूरी नहीं है अलग अलग हो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी 4 फोटो दी है लाइन से और ये दोनों बाजू में दी है। उन्होंने बी और सी को ए और बी में कन्वर्ट कर दिया और इस तरीके से पूछा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इस सवाल को अगर और टफ बनाना है तो वो क्या करते, फोटो दे देते और यहां पूछ लेते एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल भी याद। देखिए, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ये जो है एग्जाम्पल में ही फंसाते हैं। तो आपको अगर इनमें एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे तो फिर कैसे सवाल बनेगा। देखिए, तो इसीलिए जो है आपको एग्जाम्पल मस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय। अब ये तो हमें पता है। अब इसमें से ये जो नाम है हमने तो कुछ ज्यादा सुने भी नहीं है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में सच है भी नहीं। ये जरूर हमने सुना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये एक बुक जारी करती है जिसे हम रेड लिस्ट या रेड बुक कहते हैं। और इसी में जो है ये सब जो है स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट होती है कि कौन एक्सटिंक्ट है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो ये एक बुक बनाते हैं, उसमें ये नाम देते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार में है। तो ये कौन देता है, IUCN। तो एग्जाम्पल जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, IUCN हो जाएगा। ठीक है, IUCN हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो हर तरीके के सवाल के लिए आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली वन जीन ऑफ इंटरेस्ट which is transferred into an alien organism। फेट, तो थोड़ी सी यहां पर इंग्लिश भी आनी चाहिए कि भाई इसका भविष्य क्या है। जब हमने कोई भी DNA का टुकड़ा जो है, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया, एलियन ऑर्गेनिज्म में, तो वहां पर उसका फेट यानी कि भविष्य क्या है। तो देखते हैं भविष्य क्या हो सकता है। The piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cell of the organism। अगर इतना होता तो बढ़िया हो जाता, मजा ही आ जाता, हमको इतना खर्चा लगा के प्लाज्मिड वगैरह बनाना ही नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट तो ये तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। ये बात सही है, इट मे बोला है तो हो सकता है कि वो इंटीग्रेटेड हो जाए जीनोम में, और जीनोम में अगर इंटीग्रेट हो जाएगा तो वो रेप्लिकेट तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये तो सही लग रहा है। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट DNA। ठीक है, तो यहां पर होस्ट DNA, तो इट में बिल्कुल सही बात है कि अगर वो इनहेरिट हो सकता है होस्ट के DNA के साथ, तो ये भी सही ऑप्शन है। एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये हो जाएगा तो ये क्या ही फेट है, ये तो खराब फेट है। ठीक है, इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा होता तो मजा ही आ जाता। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हो बी और सी ऑप्शन जो है वही सही है, और बाकी आपको ऑप्शन सारे गलत लग रहे हैं। तो यहां पर आप ऑप्शन में देखेंगे बी और सी ओनली, थर्ड ऑप्शन में उसमें गोला लगाएंगे। अब हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। एक और तरीके से ऐसे कर सकते थे कि आपने पढ़ते पढ़ते कहां तक पहुंच गए, बी तक पहुंच गए, बी में देखा भाई बी तो सही लग रहा है, तो अब देख लेते हैं बी कौन सा सही है बाकी ए तो गलत लग रहा है। ठीक है, तो आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन में ए और बी है लेकिन ए है, मतलब ये तो नहीं होने वाला। फिर आपने देखा बी, एक ही ऑप्शन है ये, तो बी है तो मतलब यही सही होगा। तो यहां पर ये देख सकते हैं और कहीं भी नहीं, तो इसलिए आंसर फिर भी क्या चला गया, थर्ड चला गया। तो इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, बस 2 ही स्टेटमेंट पढ़ना पड़ा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट पढ़ने से भी काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance। देखिए कितने लंबे लंबे सवाल हैं, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है। जब इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको स्मार्ट वर्क ही करना है, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। ठीक है, तो लोगों को पीछे छोड़ना है तो स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे आपको आप किन इनमें से किस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको वो चुनना है। आउट ऑफ वन, पहला ऑप्शन देखते हैं, आउट ऑफ स्टेटमेंट, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। यही तो होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, बताया जाता है कि एक भाई डोमिनेंट होगा, एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। एलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। बोथ कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन, ये कैसी बात हो गई। ठीक है तो वहां पर ये तो गलत है। फैक्टर्स अगर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, बिल्कुल सही बात है, फैक्टर पेयर में होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की अगर बात करोगे तो जो है फैक्टर्स यानी कि जीन जो है वो पेयर में होंगे।
ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, सेट में होंगे, और फैक्टर जो जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम में, तो ये भी क्या हो गया, पेयर में। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, बिल्कुल, जिसको हम जीन बोलते हैं उस समय हम लोग क्या बोलते थे, फैक्टर बोलते थे, तो मेंडल के फैक्टर। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, तो ये भी सही। तो हमको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है इसमें ए सी डी ओ ई हो, तो एक ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या है, ए सी डी ई। अब इसको स्मार्ट तरीके से क्या करते हैं कि भाई देख लेते हैं बी गलत है, तो हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें बी हो, तो वो तो खत्म है। तो आप देखेंगे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में बी है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर नहीं हो सकते, आंसर क्या होगा, ओनली 2। तो हमारा एक स्टेटमेंट पढ़ने से ही काम बन गया। तो इस तरीके से ए सी डी ई ओनली, ठीक है, तो ये अप्रोच आपको सीखनी है, और ये कब होगी, जब आप ढंग से पढ़ाई करेंगे, बारीकी से स्कैनिंग करके पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एंजाइम से। अच्छा, एंजाइम वाला बायोमोलिक्यूल से टोटल आए 6 सवाल, और उसमें से एंजाइम से पिछले साल आए 4 सवाल। तो एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा ट्रेंडिंग था पिछले साल, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की यहां पर बात कर रहा है, कि आपको पता है कि सक्सिनेट यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट है, सक्सिनेट क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट कहां जाके बाइंड करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट में, और एंजाइम यहां पर क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि इस सबस्ट्रेट को कौन रिजेंबल करने लगता है, किसके जैसे, सबस्ट्रेट मेलोनेट, यानी कि इनहिबिटर होता है, तो यहां पर मेलोनेट क्या है, इनहिबिटर है, और ये किसकी तरह स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करेगा, सबस्ट्रेट की तरह, यानी सक्सिनेट की तरह। अब यहां पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइड में बाइंड होने के लिए मेलोनेट और सक्सिनेट में क्या है, कंपटीशन। तो इसी को, और इसके कारण क्या होगा, सक्सिनेट, जितने सक्सिनेट है उतने एंजाइम से नहीं जुड़ पाएंगे, तो ये कंपटीशन ही इनहिबिट कर देगा ये रिएक्शन को, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है। तो आपको गोला किस में लगाना है, कॉम्पिटिटिव ठीक है, तो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये बैक्टीरियल पैथोजन को हम लोग कंट्रोल करने के लिए, किल करने के लिए हम लोग ये मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, एंजाइम से बढ़िया सवाल, बहुत ही बेसिक सा सवाल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है कि कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल जो है मेलोनेट इनहिबिशन, ठीक है, मेलोनेट इनहिबिट करता, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cell is an example of। अब यहां पर जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको तो ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, सीधी सी बात है भाई, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, बिल्कुल होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या खास बात होती है कि भैया वो डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, पर ये क्या होता है, अपना डिवीजन जो पावर है, यानी कि डिवीजन करने की जो एबिलिटी है वो लूज कर देता है। प्राइमरी मेरिस्टेम से ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, तो आपने सुना होगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरा, तमाम जो ये है ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डिवीजन करने की एबिलिटी लूज कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वापस से अपने जो डिवीजन करने की एबिलिटी लूज कर दिया था, ये वो वापस से क्या करता है, रीगेन कर देता है, और तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी मेरिस्टेम में। और उसी सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो पैरेन्काइमा से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जब बनता है तो उसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, और वही पूछा गया है यहां पर, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। तो यहां पर पैरेन्काइमा से आपके इंटरफेसिकुलर यानी कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वही पूछ रहा है, और उसी को हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा, यानी कि किसमें गोला लगाना है, थर्ड ऑप्शन में। तो अब
ये सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। लेकिन हमसे तो वो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है? डी डिफरेंशिएशन। तो आपको याद रखना है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आया है सेल डिवीजन से। तो बड़ा ही बेसिक सा सिंपल सा सवाल, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, तो यहां पर काइनेटोकोर होते हैं जिससे स्पिंडल फाइबर जो है आके अटैच होते हैं। तो ये कौन सी फेज में होगा? हमें पता है मेटाफेज में होता है, मेटाफेज में। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज में ये सारी चीजें होंगी। तो बड़ा बेसिक सवाल, आप अगर रीड भी किए होंगे, ढंग से भी पढ़ा होगा तो ये पता चल ही जाएगा। क्योंकि सेल डिवीजन में क्या है, फेज वाइज क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, वही तो याद रखना है और उसी में से सवाल आता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो सेल डिवीजन के बाद नेक्स्ट देखते हैं कहां से सवाल आया। अरे वाह, फिर से इकोलॉजी से। इकोलॉजी बहुत फेवरेट है इनका, इकोलॉजी। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज, अभी बोल रहा है हम लोग जब स्पीशीज रिचनेस की बात करते हैं तो हम लोग ट्रॉपिक्स पे जो है, जैसे इंडिया में भी ट्रॉपिक रीजन में आता है, तो वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी काफी देखने को मिलती है। तो वो जो रीजन है कि क्यों जो ट्रॉपिक्स पे जो है इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वही ये पूछ रहा है। तो ट्रॉपिकल पहला है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर, हेंस मोर टाइम अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, जब कोई चीज कांस्टेंट रहेगा तो इजीली अडॉप्ट होगा और वहां डाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, नहीं, ये तो कांस्टेंट होते हैं। मोर सीजनल कैसे? ये तो आप पहली वाली लाइन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तो बी तो गलत है, तो बी गलत है। अब देखो, अब बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आपको बस ये देखना है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी नहीं है और बाकी सब में बी है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर बी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, बाकी सब में है। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम लोग देखते हैं आगे। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक, बिल्कुल सही बात है, सोलर एनर्जी काफी है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल सही बात है। तो अपने आप आंसर क्या हो गया? ए सी डी ई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, पांचों स्टेटमेंट पढ़े तब भी वहीं पहुंचे, दो स्टेटमेंट में भी वही आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर से सेल डिवीजन से सवाल आया हुआ। ये कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, पता लगाओ सही है गलत है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोसिस। ठीक है, तो लेप्टोटीन स्टेज यानी कि मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 जो है वो सब स्टेजेस में डिवाइड होती है। लता जरा पानी दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ठीक है, तो आपके लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोल जो है जो वो ग्रेजुअली विजिबल होता है। ठीक है, ग्रेजुअली विजिबल होता है। कब? लेप्टोटीन में। तो ये बात तो हमको सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex। ये बात भी बिल्कुल सही है कि वहां पर जब डिप्लोटीन स्टार्ट होता है तो वहां पर डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो डिसोल्यूट हो जाता है। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन उठ के आई हुई है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसमें दोनों स्टेटमेंट, और वो है फर्स्ट वाला। तो गोला किस में लगेगा? फर्स्ट वाले में लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कहां से आया हुआ है। ठीक है, ये आया हुआ है सेल चैप्टर से। मैचिंग बढ़िया, ये आपको जो है नंबर लाने के लिए दिया हुआ सवाल। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि फर्स्ट देखो न्यूक्लियोलस। अब यहां पर न्यूक्लियोलस की बात करोगे तो न्यूक्लियोलस हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इट इज एन साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोलस को आरएनए फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो फोर्थ और सेकेंड ऑप्शन तो यूं ही कट गया।
अब बचे फर्स्ट और थर्ड, तो अब सारी लड़ाई किसमें है? फर्स्ट और थर्ड में। और अगर हम लोग बी वाला पहचान लें तो वहीं पर जो है हमारा खेल समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं बी की बात करें, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल तुम्हें पता है, सेंट्रियोल में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्टव्हील जैसा होता है। तो यहां पर बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि बाकी सारे क्या गलत हो जाएंगे। ठीक है, एक और ट्रिक यहां पर ये आजमा सकते थे। अगर आप सी पे फोकस रखो, सी पे फोकस करोगे तो सी में आप देखोगे कि चारों ऑप्शन जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं। सी का 4, सी का 1, सी का 2, सी का 3। मतलब अगर हम लोग इतनी कहानी करने से अच्छा हम लोग सी में ही अगर देख लेते कि सी भाई कौन सा सही वाला ल्यूकोप्लास्ट, तो हमें पता है ल्यूकोप्लास्ट हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने वाला प्लास्टिड को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो यहां पर सी का मतलब 4 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जो सी का 4 कर रहा है, वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो हम सी से ही हम पूरा आंसर पता लगा लेते, बाकी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, तो मैचिंग में जो है वो इसी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बुलिफॉर्म सेल्स। अब ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या होता है? बुलिफॉर्म सेल्स आपको पता है, मोनोकॉट की अगर बात करें, मोनोकॉट लीफ की अगर बात करें, मोनोकॉट लीफ की बात करोगे जैसे कि ग्रासेस वगैरह, उसमें क्या होते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं। बुलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि बुलिफॉर्म सेल्स जो है वो वाटर अब्सॉर्ब करती हैं, और जब ये टर्जिड हो जाती हैं यानी कि भर भर के पानी पी लेती हैं, तो ये क्या करती हैं? लीफ को एक्सपोज कर देती हैं। लीफ को एक्सपोज कर देती है। क्यों? ट्रांसपिरेशन कराओ, पानी चढ़ाओ। ठीक है, और लीफ एक्सपोज होगा तो बढ़िया ट्रांसपिरेशन होगा, पानी की कमी नहीं है। अब बुलिफॉर्म सेल्स में अगर फ्लैसिड हुआ यानी कि पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी हो गई तो एक्सपोज तो हो नहीं सकते, ऑलरेडी पानी की क्या है? कमी है। एक्सपोज होंगे तो और ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और वाटर लॉस होगा। तो ये क्या करता है? लीफ को कर्ल कर देता है। लीफ को कर्ल कर देता है। ठीक है, तो लीफ को कर्ल कर देता है ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और वाटर लॉस जो है वो भी कम हो जाए, ट्रांसपिरेशन कम होने। तो यहां पर अब हमें देखना है, बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट। बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट रेज स्ट्रेस, बिल्कुल। इंक्रीज गलत। इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट, नहीं। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, नहीं। तो आपको पता है पहले ही स्टेटमेंट में आपको आंसर मिल गया था, बाकी नहीं भी पढ़ते तो चलता। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला। चलिए, तो ये याद रखना है आपको बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ जब फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तो आपको जब डाइकॉट मोनोकॉट में आएगा तो आपको मोनोकॉट लीफ में मिलेगा बुलिफॉर्म सेल्स। ये भी एनसीईआरटी से। अब देखिए, बड़ा मजेदार सिंपल सा सवाल जेनेटिक्स से। ठीक है, देखिए अब यहां पर अब पिंक फ्लावर बोल रहा है और नाम है स्नैपड्रैगन प्लांट। स्नैपड्रैगन प्लांट की अगर बात करोगे, स्नैपड्रैगन प्लांट हमें पता है किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस का, अगर एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल है तो वो आपको लिख के नहीं देगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन प्लांट होता है। तो वो कहीं पर भी आपको यहां लिख के नहीं देगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप जो मेंशन है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, तो वो आपको जब एबीओ ब्लड ग्रुप देगा तो बताएगा नहीं। हाँ, अगर वो एनसीईआरटी से बाहर के एग्जाम्पल देता है तो वो मेंशन करेगा कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस या जो भी चीज है। ठीक है, तो अब देखो स्नैपड्रैगन फ्लावर प्लांट जो होता है, इट इज क्रॉस्ड विथ उसमें पिंक फ्लावर। अब पिंक फ्लावर का जीनोटाइप की अगर बात करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये क्या होगा? पिंक होगा, पिंक कलर का होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। फिर हम लोग बात करते हैं रेड फ्लावर से क्रॉस किया। अब रेड फ्लावर जो है वो क्या है? रेड फ्लावर क्या है? वो तो आपका डोमिनेंट है। रेड और व्हाइट में क्रॉस कर, व्हाइट जो है रिसेसिव होता है, रेड तो यहां पर रेड का क्रॉस करवाया। तो यहां पर आप दिमाग लगाना कि अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो ये भी रेड होता, लेकिन ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर हेट्रोजाइगस रेड तो हो नहीं सकता, तो यहां पर क्या होगा? होमोजाइगस रेड होगा।
अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये गैमीट बनेंगे तो यहां पर क्या बनेंगे, कैपिटल आर बनेगा। यहां पर से गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। जब ये और ये बनेंगे तो यहां पर 50% प्रोजेनी कैसी बनेगी, पूरी की पूरी रेड। और ये जब फ्यूज होंगे तो यहां पर जो पॉपुलेशन है, जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पिंक। मतलब 50-50 जो है पिंक रेशियो में बनेंगे। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि रेड और पिंक कहां है। तो ओनली रेड फ्लावर्स प्लांट, गलत बात। रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर, बिल्कुल सही बात। ओनली पिंक फ्लावर, गलत बात। रेड पिंक एज वेल एज व्हाइट, अरे यहां तो व्हाइट का नामो निशान नहीं है। तो जो आपका आंसर चला जाएगा वो है सेकेंड वाला। तो गोला किस में लगेगा, सेकेंड वाले में। ठीक है, अगर आप नीचे के दो स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ते तो आपको सेकेंड में ही आंसर मिल गया था। याद क्या रखना है, केसेस एग्जाम्पल इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के। और अगर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बाहर होगा तो शायद जो है वो बताएगा ही। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी के तो मिनिमम क्राइटेरिया याद ही रखना है, उसमें कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे हम बोलते हैं आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, उसमें एक हिस्सा होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। और इसके इधर साइड जो है हम बोलते हैं 5' और 3' की तरफ हम इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, और इधर बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और अब ये पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड बाय 3 रीजन। बिल्कुल 3 रीजन। यहां पर क्या होता है, प्रमोटर होता है जो स्टार्टिंग साइट होगी, और यहां क्या होगा, टर्मिनेटर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा। तो मतलब कुल मिला के ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, स्ट्रक्चरल जीन का होता है। ठीक है, तो उसको शुरुआत करवाने में प्रमोटर मदद करेगा, उसको खत्म करवाने में टर्मिनेटर मदद करेगा। तो दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड की बात कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है बीच में, प्रमोटर अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम टर्मिनेटर। तो हमें देखना है रिप्रेसर ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन, नहीं गलत। स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसपोजोन ऑपरेटर जीन, नहीं गलत। इंड्यूसर रिप्रेसर स्ट्रक्चरल जीन, गलत। प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो यहां पर आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी याद रखना है, स्ट्रक्चर जीन। ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक प्लांट दिया, ठीक है, जिसका सीड कलर क्या है, ब्लैक है। ठीक है, अब यहां पर मेंशन कर दिया है कैपिटल बी का भी, कैपिटल बी जब होमोजाइगस कंडीशन में तब भी कलर क्या है, ब्लैक। और हेट्रोजाइगस यानी कि इट इज नॉट अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पर दोनों का कलर क्या आ रहा है, ब्लैक। तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से चल रहा है, इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर in order to find out the genotype of black seed plant with which of the following genotype will be cross। अरे सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का हम लोग एप्लीकेशन क्या करते हैं, टू फाइंड द जीनोटाइप। जीनोटाइप पता लगाने के लिए ही हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब आप बोलोगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कोई भी जीनोटाइप हो, अगर इसको हम लोग रिसेसिव पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो हमें इसका जीनोटाइप पता चल पाएगा जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी जीनोटाइप का पता लगाना है, ठीक है, आपको पता नहीं है उसका जीनोटाइप क्या है, तो आप क्या करोगे, उसका क्रॉस किससे कराओगे, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से करवाओगे। ठीक है, तो वहां पर अब यहां पर आपको देखना है कि इससे रिसेसिव होमोजाइगस यानी कि कैपिटल स्मॉल बी से पता लगाएंगे। तो स्मॉल बी आपको कहां दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन, यानी कि गोला किस पे लगेगा, सेकेंड ऑप्शन में लगेगा। तो कुछ नहीं है, टेस्ट क्रॉस को एक एप्लीकेशन बेस पे पूछा हुआ है, टेस्ट क्रॉस का जो एप्लीकेशन है उसको पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार सिंपली भी पूछ सकता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस, इस तरीके से पूछ सकता है या इस तरीके से भी पूछ सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो कैसे भी पूछ ले, आपको तो बनना ही बनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए
अब भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, दो फेज होता है, एक लाइट रिएक्शन या लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हम एटीपी, एनएडीपी और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, एटीपी, एनएडीपी और O2। और इनमें से O2 तो गई, एटीपी और एनएडीपी जो है डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। और मेजर जो अगर हम लोग बात करें शुगर फॉर्मेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन या ग्लूकोज फॉर्मेशन किस में होता है, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन इसमें तो शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो डार्क रिएक्शन में शुगर का फॉर्मेशन होता है, तो दो चीजें तो हमें पता चल गई, एटीपी और एनएडीपी चाहिए। शुगर कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, CO2 चाहिए, CO2। तो अब हमें ऑप्शन में एटीपी, एनएडीपी, CO2 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लाइट से कोई लेना देना नहीं। क्लोरोफिल का क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन में पूछा क्या है, डार्क रिएक्शन। CO2 चाहिए, एटीपी चाहिए, NADPH चाहिए, ठीक है, NADPH चाहिए। तो आपको CDE ऑप्शन देखना है और ये है ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि CDE ओनली। तो डार्क फेज में आपको क्या चाहिए, ये तीनों चीजें चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 35th क्वेश्चन सेक्शन ए का। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये देखो फिर से आ गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से सवाल, मैचिंग करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर टू और मोर ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, सभी को पता है, बच्चों को कि रट चुका है, एलील, टू और मोर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। तो ए का थर्ड है और पहले ही यहां पर देखोगे ए में 1 2 3 4, मतलब ए का पता लगा ला तो लाइफ झिंगा डाला, ठीक है। तो ए का थर्ड, तो पहले ही ऑप्शन आपको उसके बाद देखना ही नहीं है, बी को मैच करना ही नहीं है, सी डी को मैच ही नहीं करना है। ए में ही आपको पता चल गया क्योंकि चारों ऑप्शन में ए को जो है अलग अलग दिखा रखा है। तो हमें पता चल गया कि एलील क्या होता है, टू एंड ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, इसलिए आंसर जो हमारा वो क्या चला गया, थर्ड। फिर भी अगर आपको डाउट है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव, यही तो बताया था अभी, टेस्ट क्रॉस, तो यानी कि बी का होना चाहिए 4, तो यहां पर भी बी का 4 है। क्रॉस ऑफ F1 विद एनी ऑफ द पेरेंट, बैक क्रॉस, बिल्कुल बैक क्रॉस, ठीक है। जब आप पेरेंट से क्रॉस कराते हैं किसी भी, चाहे रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन इज कॉल्ड प्लॉइडी, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये होगा। तो एक पहचानना है, तो वो भी आपको मदद करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी, पहले सेक्शन बी आता था पिछले साल तक, इस साल से जो है अब सेक्शन बी नहीं रहेगा, यानी कि आपको सारे के सारे सवाल जो है वो कंपलसरी है। पहले ऐसा होता रहा कि सेक्शन ए में 35, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन थे, सेक्शन ए में तो आपको पूरे 35 ही करने होते थे, सेक्शन बी की अगर बात करोगे 15 में से कोई भी आप 10 कर सकते हैं, ठीक है। पर अब वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो अब आपको सारे करने हैं, लेकिन हम यहां पर तो करेंगे। डीएनए सारे के सारे करेंगे। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जैसा डीएनए होता है, और प्रोकैरियोटिक जैसा डीएनए की अगर बात करेंगे तो हमें पता है कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा, ठीक है। और कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा इस तरीके से, यहां ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, तो प्रोकैरियोटिक, तो यहां पर आपका क्या जाएगा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा किस पे, क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पे। तो यहां पर आंसर क्या चला जाएगा, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो यहां पर आपका आंसर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आ गया इकोलॉजी से 37th क्वेश्चन। यहां पर अगर हम लोग बात करें ठीक है, तो मैचिंग करना, देखो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी किसने बताया था, रॉबर्ट मे ने, कितना बोले 7 मिलियन। तो यहां पर से एक चीज तो क्लियर हो गई, ए का थर्ड है, तो क्या एक ऑप्शन है जहां पर ए का थर्ड है, तो दो ऑप्शन है जहां पर ए का थर्ड नहीं है, तो वो कट जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन में बी का 1 है, बी का 4 है, अब हमें सही वाला पता लगाते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट की अगर बात करोगे तो इन्होंने क्या किया था यहां पर कि बताया था कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बताया था। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप मतलब
जैसे ही आप एरिया बढ़ाते जाओगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है, स्पीशीज का नंबर जो है बढ़ता जाएगा। कब तक? एक लिमिटेड एरिया तक। ठीक है, अब अर्थ से बाहर तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो वहां पर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाले बताने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। ठीक है, तो यहां पर बी का क्या चला जाएगा? फर्स्ट वाला चला जाएगा, और यहां पर आंसर क्या चला जाएगा? सेकेंड वाला चला जाएगा। यहां पर ये गलत है। अब एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि अगर हम लोग बात करें कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बड़ी फेमस, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बड़ी फेमस, कि भाई एक प्लेन जो है वो क्या है? इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके जो नट बोल्ट है वो क्या है? स्पीशीज है। तो अगर आप कोई भी नट बोल्ट निकालोगे तो प्लेन को दिक्कत होगी, बट इनिशियली दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे नट बोल्ट ज्यादा निकालोगे दिक्कत होगी, विंग्स की निकाल लोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, प्लेन क्रैश हो जाएगा, इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये कौन किसने दिया था? पॉल एलरिच ने, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये अगर आपने मैच कर लिया कि सी का भाई 4 है, ये पता लगा लिया, तो यहां पर देखोगे एक ही ऑप्शन है जहां सी का 4 है, वो भी कौन है? सेकंड वाला। तो आंसर यहां पर सी के पता लगाने से ही आपको पता चल जाएगा कि सी का 4 है, और एक ही ऑप्शन है जहां सी का 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप, पर यह संभव कब है? जब इस टाइप के सवाल आपने बहुत बार किए हो और दिमाग इसी तरीके से चलने लगा हो, तो एकदम से स्क्रैन होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी मैचिंग। ठीक है, ये भी मैचिंग। ये आया कहां से? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है मैंगो इज अ ड्रूप फ्रूट, तो डी का क्या हो जाएगा? 3। तो क्या हम देख सकते हैं कि एक डी का 3 कोई, आपको पता है मैंगो इज अ ड्रूप फ्रूट। ठीक है, ड्रूप टाइप का फ्रूट है वो। ठीक, तो यहां पर डी का 3 दिखने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहां पर फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर भी तसल्ली ना हो तो आपको पता है पी का, तो सभी को पता है कि भाई पी में क्या होता है? मार्जिनल प्लांटेशन होता है। तो आप चेक कर सकते हैं बी का क्या है? 4 है, तो बी का क्या है? यहां पर 4 है। ठीक है, रोज में किस टाइप का फ्लावर है? पेरीगाइनस फ्लावर का, यानी कि ए का क्या है? 2 है, तो यहां पर तो इतना सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है मैंगो इज अ ड्रूप फ्रूट। तो वहां पर हम डी से ही पता लगा सकते हैं कि भाई एक ही ऑप्शन है जहां डी क्या है? 3 में साथ मैच कर रहा है, और वही आंसर है। और क्रॉस चेक करना हो समय है तो वो भी किया जा सकता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 क्वेश्चन। Which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli? ठीक है, अब रेप्लिकेशन की बात कर रहा है, मतलब डीएनए की बात कर रहा है। ठीक है, डीएनए की बात कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा, ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, रेप्लिकेशन की बात कर रहा है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, एंजाइम जो है डीएनए से डीएनए बनाना है। ठीक है, यानी कि कॉपी बनाना है, डीएनए से डीएनए बनाना है, तो पॉलीमरेज एंजाइम होता है। लेकिन ये डीएनए से डीएनए बना रहा है, तो ये डीएनए पे डिपेंडेंट रहेगा और डीएनए को ही पॉलीमराइज करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इतनी बात तो क्लियर है। अगर यहां डीएनए से आरएनए बना रहा होता तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाता, लेकिन यहां रेप्लिकेशन की बात बोल रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात करेगा। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात करेगा। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन आपको एनसीईआरटी में कूट कूट के आपने बताया भी है, जिस किसी से भी आपने पढ़ाई की उसने भी चिल्ला चिल्ला के बताया होगा, 5' to 3, 5' to 3', 5' to 3'। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में वो करता है। तो अब आपको देखना है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है। कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन, 3' 5' गलत। नाम सही दिया लेकिन काम गलत दिया, 3' to 5' नहीं, 3' to 5' नहीं, 5' to 3'। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3', 5' to 3' तो सही बताया, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए आरएनए तो बना ही नहीं रहे। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3, बोथ नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। ऑब्वियसली तीनों कट गए, तो लास्ट यहां पर क्या बच गया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो आंसर भी आपका क्या चला जाएगा? फोर्थ वाला, यानी कि गोला किस में लगेगा? फोर्थ वाले में लगेगा। तो कई बार जो है उल्टा पढ़ने से भी फायदा हो जाता है। अगर आप नीचे से पढ़ना चालू करते तो आपको पहला ही ऑप्शन सही दिख जाता, इतनी चीजों का टाइम बच जाता। तो कई बार ये क्रिएटिविटी भी लगानी पड़ती है एग्जाम में देते देते। ठीक है, और जब आप कूल रहेंगे, स्टेबल माइंड से एग्जाम देंगे, तभी ये क्रिएटिविटी लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कब होगा? प्रैक्टिस कर करके, पढ़ाई और प्रैक्टिस, पी स्क्वायर, यही है तरीका। सिलेक्शन पाना है तो यही है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। ये फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर आपको पिक्चर दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है। ये बेसिकली कॉर्न टैसल है, जो स्टिग्मा और स्टाइल है, जो पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए, फेदरी स्टिग्मा है, ताकि पोलन ग्रेन को पकड़ लें, हवा में उड़ते हुए पोलन ग्रेन को पकड़ लें। तो यही पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। बताइए क्या दिया हुआ है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वाटर, तो ये बात सही है। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर शोइंग, नहीं भाई, विंड पॉलिनेशन करवाता है, हवा में दिख रहा है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर शोइंग ऑटोगेमी, नहीं। कंपैक्ट लीफ शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी, नहीं। तो हमें पता है यहां पर एक ही ऑप्शन है जो सही है, जो हमें पहले ही पता चल गया था स्टेटमेंट रीड करते ही। तो आंसर इसका क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैचिंग की। देखिए अब ये जो है यहां पर आपको रेस्पिरेशन से दिया हुआ है, ठीक है। रेस्पिरेशन में अब फिर से आप दिमाग लगा सकते हैं, इसको सबको मैच नहीं करते। हम लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन अगर देखेंगे तो सब अलग अलग मैच किया हुआ, तो क्यों ना हम लोग जो है डी वाला ऑप्शन मैच कर लेते हैं। डी में अगर देखोगे तो बोला है प्रोटॉन ग्रेडियंट, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां से बनता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो कहां बनता है? तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एक और तरीका है यहां पर कि बी से भी आप पता लगा सकते हैं, बी से भी पता लगा सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस। अगर किसी को ये नहीं पता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ, सॉरी प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस भी पता लगा सकता है, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ होगा? आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। तो डी का 3 हो जाएगा। और अगर अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं याद आ रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस भी पता लग सकते हो। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? यूनिवर्सल साइकिल है, हर एक ऑर्गेनिज्म में चलेगी। अब हर एक ऑर्गेनिज्म में चाहिए चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, पर भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोट में होती है। लेकिन साइटोप्लाज्म तो प्रोकैरियोट में होता है। तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में, यूनिवर्सल साइकिल। तो बी का 1 देख लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बी का 1 यहां आ जाएगा, एक ही ऑप्शन, ठीक है। और डी को भी अगर देखना चाहोगे तो डी को भी देख सकते हो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इससे भी आपको तसल्ली नहीं है तो सिट्रिक एसिड साइकिल आपको पता है कहां चलती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है सिट्रिक एसिड साइकिल, ए का 2। तो कुल मिला के आंसर कुछ भी ऑप्शन मैच कर लो, आंसर आपका 2 ही आ रहा है। बेहतर है कि हम लोग वो वाले ऑप्शन देखें जिसमें चारों अलग है, क्योंकि अगर हमें सही पता है तो हमारा टाइम बहुत जो है बच जाएगा। चलिए तो यहां पर भी आंसर आपका आ गया सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 42 नंबर का सवाल। 42 नंबर का सवाल कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द मेंबर ऑफ फियोफाइसी। फियोफाइसी की बात कर रहा है, ब्राउन एल्गी की बात कर रहा है। तो करेक्ट पहचानना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाय बायफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, ओनली गलत बता दिया, क्योंकि यहां पर आइसोगैमस भी है और एनाइसोगैमस भी है, यानी कि एक जैसे दिखने वाले गैमीट भी हैं और नहीं भी हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी भी है, नहीं भी है। इन्होंने ओनली बोल के गलत कर दिया, मतलब यही सिर्फ होती है, लेकिन इसके अलावा भी 2 चीजें और होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब दिमाग लगाया जाए, चारों ऑप्शन में देखा जाए बी है क्या किसी में? बी है तो वो सही नहीं है। तो हमें दिखता है इसमें भी बी है, मतलब ये गलत है। इसमें भी बी है, ये भी गलत है। इसमें भी बी है, ये भी गलत है। ए थर्ड ऑप्शन में ए सी डी ई है, यानी कि बी नहीं है। तो कंफर्म है कि यही सही होगा। यही सही होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। चेक करना है तो ये भी कर सकते हैं, स्टोर्ड फॉर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनरी, वो जो टेबल बनी हुई है वहां से आया हुआ। मेजर पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, बिल्कुल सही बात। वेजिटेटिव सेल है सेलुलोजिक वॉल, सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन, ठीक है, ब्राउन एल्गिन। तो आपका जो है इस तरीके से, बट इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड वाले ऑप्शन से ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो बारीकी पे जाएं। चलिए
तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहां से आया हुआ है प्रोडक्टिविटी से। आइए देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल। अब ये कह रहा है इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि T1 पे जो है प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली T1 पे क्या रहेगा, प्रोड्यूसर की बात कर रहा है। प्रोड्यूसर जो बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। इसमें से वो खुद के लिए भी कुछ यूज करता है, खुद पे भी खर्चा करता है, ठीक है। तो वो जब ये जीपीपी से खुद वाला खर्चा यानी कि रेस्पिरेशन वाला खर्चा, रेस्पिरेटरी लॉसेस, तो जो निकल के आता है उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो बचता है स्टोर्ड फॉर्म में। और यही एनपीपी किसको मिलेगा, ट्रॉफिक लेवल 2 वाले को। किसका एनपीपी, किसके वाले का, ट्रॉफिक लेवल 1 वाले का। तो यहां पर बोल रहा है इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x, ठीक है, 100x दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट सब में सेम है तो हमको यूनिट में दिमाग लगाना नहीं है, 100x दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल की जीपीपी पूछ रहा है। तो एनपीपी क्या हो गया, 100x हो गया। जो एनपीपी है किसके लिए अवेलेबल है, जो T1 के ऊपर T2 है, जो कंज्यूमर जो खाएगा, हर्बीवोरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हर्बीवोरस। तो जो उसके लिए अवेलेबल है यही क्या हो गया, उसका जीपीपी हो गया। तो यही क्या हो गया, जीपीपी हो गया, ठीक है। अब आपको पता है 10% लॉ चलता है, ट्रैफिक लेवल से जब एनर्जी का फ्लो होता है तो T1 में अगर 100x है तो T2 में कितनी हो जाएगी, 10x हो जाएगी, 10x हो जाएगी। और ये 10x क्या है, यहां पर ये एनपीपी हो जाएगा, ठीक है, किसका, इसका, T1 का। और इसी को हम लोग जीपीपी बोल सकते हैं, किसका, T2 का। जीपीपी बोल सकते हैं किसका, T2 का, ठीक है। तो आपका यही जो है, अब आपको जीपीपी ऑफ द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम, ठीक है। तो यहां पर आपको अगर आप फिर देखेंगे तो ये जो एनपीपी बन गया, ठीक है, एनपीपी बन गया, तो ये जो है यही ट्रांसफर होगा किस पे, इस पे होगा, ठीक है, इस पे होगा। तो यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10x आएगी, 10x आएगी, ठीक है, 10% लॉ के हिसाब से। क्योंकि 10% लॉ क्या कहता है कि भाई एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे गया, T1 में 100x था, इसका 10% कितना हुआ, 10x। ये कहा गया आपको, ये किसका एनपीपी बना, T2 का एनपीपी बना। और यही किसका बनेगा, जीपीपी बनेगा, किसका, T3 का, ठीक है, यही क्या बनेगा, जीपीपी बनेगा T3 का। इसका एनपीपी कुछ अलग होगा, वही पूछा हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, 10x, ठीक है। तो मैथ्स भी आनी चाहिए, ठीक है, बायो लेके मैथ्स से बचना नहीं जा सकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए, ये आया आपके बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल से जो एक टेबल बनी हुई है उससे सवाल आया, तो वही टेबल के हिसाब से मैच करना है। अब बड़ा सिंपल सा है, यहां पर फिर से वही दिमाग लगाया जा सकता है, डी, ठीक है, डी देखेंगे और यहाँ पर सी भी देखेंगे, सारे अलग अलग है, ठीक है, बी भी देखेंगे, ए भी देखेंगे, सब कुछ अलग है, कुछ भी मैच कर लो एक ही चीज में आंसर। तो GLUT4 पता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, तो एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, यानी कि ए का होगा 4 और एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 4 है, तो आगे हम लोग बात करेंगे ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही मैचिंग में तो मजा ही आ जाता है, ठीक है, तो मैचिंग में दिक्कत ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये जो आया हुआ है आपका टीसीए साइकिल से आया हुआ है, ठीक है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें किसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, तो NaDH2 मिलता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आंसर गलत है। सक्सनिक से मैलिक एसिड, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सक्सनिल कोएंजाइम ए से सक्सनिक एसिड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। तो किस पे गोला लगाएंगे, थर्ड पे आप गोला लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
अब अगर हम लोग बात करें तो 46 क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नंबर। स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। बेसिकली किसकी बात कर रहा है? फोटो रेस्पिरेशन की। क्योंकि रुबिस्को जो एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन या फोटोसिंथेटिक वाला फंक्शन जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, तभी तो इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस होगा और ज्यादा होगा। O2 के साथ बाइंड कर गया तो रुबिस्को क्या जो है वो हमारा कम हो गया, एंजाइम कम हो गया। ठीक है, तो CO2 फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज हो गया। यानी कि स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है और C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता भी है। नेक्स्ट देखते हैं इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। ये क्या बात हुई भाई, वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन? C4 प्लांट को तो हम लोग महान मानते हैं, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसमें बढ़िया तरीके से होता है, और बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो रेस्पिरेशन की गुंजाइश ही नहीं है। बट ये बोल रहा है कि वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन, ये बात तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो यहां पर जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू लेकिन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि वेरी लिटिल ने हमको बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जो है ये इस तरीके से जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर से मैचिंग। मैचिंग तो मैचिंग, म से मैचिंग, म से मजेदार। आइए अब देखते हैं यहां पर मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस दिया है, पॉलीएडेल्फस दिया है, एपीफाइलस दिया है। जब स्टेमेन जो है बहुत सारे होते हैं तो इकट्ठा होके एक बंच बना लेंगे तो उसे बोलेंगे मोनोएडेल्फस, दो बना लेंगे तो डायडेल्फस, और बहुत सारे बंच या बंडल बना लेंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉलीडेल्फस। ठीक है, पॉलीडेल्फस। तो यहां पर अब हमको मैच करना है, तो हम इस बार जो है दिमाग लगाते हैं, फिर से दिमाग लगाते हैं कि मोनोडेल्फस से चालू करते हैं। मोनोएडेल्फस मतलब एक ही बंच से जो है वो आपको ये मैच करना है। तो आपको पता है मोनोएडेल्फस किस में होता है? चाइना रोज में। चाइना रोज मोनोएडेल्फस का एग्जांपल है। तो ए का होना चाहिए 4, तो यहां पर दो ऑप्शन तो यूं ही कट गए। अब लड़ाई जो है वो बी पे है। डायडेल्फस की बात करोगे तो डायडेल्फस में आपको पता है कि सिट्रस में तो क्या होता है? पॉलीडेल्फस होता है। तो जहां पर डायडेल्फस किस में होगा? पी में होगा, यानी कि आमने सामने, यानी कि डी का क्या, बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एपीफाइलस आपको पता है, ठीक है, लिलिएसी फैमिली, लिली में होता है एपीफाइलस। ठीक है, तो एपीफाइलस कंडीशन जो है वो लिलिएसी में होगी, तो डी का 3 होता है। ठीक है, तो यहां पर डी का 3 इस तरीके से। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट वाला, यानी कि मोनोडेल्फस किस में होगा? चाइना रोज में। डायडेल्फस किस में होगा? पी में। पॉलीडेल्फस सिट्रस में, सीधी सी बात है। और एपीफाइलस किस में होगा? लिली, लिलिएसी फैमिली के सारे मेंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है तो सब कुछ है, सिलेक्शन चाहिए तो एग्जाम्पल ही सब कुछ है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस से। फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बात कर रहा है। ग्रिफिथ ने, पता है आपको, फेमस ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट दिया था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का क्या चला जाएगा? ए का 3, तो ए का 3। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में 3 नहीं है, तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब 1 और सेकंड की। अब अगर सेकंड में देखोगे तो 2 और 4 है, यानी कि सेकंड पहचाना तो आंसर हो गया। तो फ्रैंकोइस, जेकब एंड जैक ने क्या दिया था? लैक ओपरॉन दिया था। लैक ओपरॉन जो है इन्हीं के नाम से, जेकब एंड जैक के नाम से फेमस है। तो बी का हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, सेकंड वाला। और मैथ करना है तो हरगिन खुराना का आपको पता है, इन्होंने जेनेटिक कोड दिया था। और मेसेल्सन स्टाल ने आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें मैच हो रही हैं। वैसे 2 में ही हो गया था, फिर भी हम लोग कर सकते हैं जस्ट टू बी श्योर, अगर समय है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करवाते हैं दो चीजों का, दो स्पीशीज का, और वहां पर हमको मिलता है सोमेटिक हाइब्रिड मिलता है। आपने एग्जांपल सुना होगा पोमाटो, टोमेटो, पोमाटो। ठीक है, तो
पोटैटो प्लस टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करके आपने बनाया था। ठीक है, तो यहां पर उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होगा वहां पर, कैलस। कैलस तो नहीं बोलते हैं, कैलस तो हम लोग टिश्यू कल्चर में जो टुकड़ा लेते हैं जो नया प्लांट बनाने के लिए, उसको बोलते हैं कैलस, उससे बनता है कैलस। सोमेटिक एम्ब्रियोस नहीं। प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल सही बात है, तो गोला किस में लगेगा, प्रोटोप्लाज्म में लगेगा, पोलन की तो बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो बॉटनी का नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो कि लास्ट सवाल होगा। ठीक है, आज का लास्ट सवाल बॉटनी के सेक्शन में 2024 नीट का यूजी। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट growth regulators increases the length of stem thus increasing the yield। तो शुगर केन की अगर जो स्टेम की लेंथ बढ़ा दी तो शुगर केन फार्मर की बल्ले बल्ले। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, तो आपको पता है यहां पर जो हार्मोन है वो कौन है, जिब्रेलिन है, क्योंकि ये जो क्या करता है, इंटरनोड को क्या करता है, इलोंगेट कर देता है। तो इंटरनोड इलोंगेशन करवाता है, और इंटरनोड इलोंगेशन करेगा तो स्टेम की हाइट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जिससे जो यील्ड है वो भी बढ़ेगी। तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, सेकेंड वाला जिब्रेलिन, यानी कि इंटरनोड इलोंगेशन जो करवाता है। तो इस तरीके से आज हमने नीट 2024 के जो है बॉटनी का पूरा सेक्शन खत्म किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, टोटल 50 सवाल। तो नीट सीरीज में आगे भी आपको ये पीवाईक्यूज इसी तरीके से करवाए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।